हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बहुत ही जिंदाबाद शानदार टॉपिक के बारे में डील करने जा रहे हैं। और उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे आपकी और हमारी टीम के नए फैकल्टी मेंबर के रूप में जो कुछ ही दिनों में आपसे जुड़ जाएंगे, अंकित कुमार चंद्रवाल। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नर्सिंग ट्यूटर के पोस्ट पर वो काम करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही दिनों में आपके साथ जुड़ जाएंगे। आपके लिए खुशखबरी की बात है कि कुछ दिनों बाद आपकी जो फैकल्टी है वो बढ़ने जा रही है, तो हम उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। तो आज हम टॉपिक के बारे में डील करने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ द आईवी कैनुला के पार्ट्स के बारे में, जो कि अपन ने कल डील किया था। और उसमें आज अपन प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में डील करेंगे। आपसे जो कल वादा किया था उस वादे को पूरा करने का आज इंतजार खत्म होगा कि अपन ने जो कल पार्ट्स देखे थे उन पार्ट्स के बारे में और पूरी जो प्रैक्टिकल पोर्शंस आता है इन पोर्शंस के बारे में, ईटी ट्यूब हो चाहे कैनुला हो चाहे या फिर आपका एयरवे हो या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हो, इन सभी के बारे में अपन अच्छे से एक एक करके सबका डील करने जा रहे हैं। तो इन सभी के बारे में आपको डीप नॉलेज देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आज अपन इस टॉपिक को डील करते हैं बड़े शानदार जानदार जिंदाबाद तरीके से। तो आप कहीं ना जाइएगा, जुड़ जाइए मेरे साथ और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो बिना देरी किए हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में देखते हैं कि आपको कैनुला और कैनुला का जो अपन ने कल पढ़ा था उसी के संदर्भ में आज आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आप डील करने जा रहे हैं कि कैनुला, तो कैनुला के बारे में अपन डील करते हैं। और कैनुला का जो पार्ट बताया था, ये देखिए, ये आपका कैनुला होता है। ये आपको कैनुला देखने को मिलता है और कैनुला के इसमें सभी कैनुला के पार्ट्स जो कल अपन ने डील किए थे उन सभी का आज डिस्क्रिप्शन में आप स्टडी करेंगे। ये आपका कैनुला है और कैनुला का अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से ये यहाँ पर आपको ग्रीन जो आपको कलर देखने को मिल रहा है ऑरेंज कलर का कैनुला है। और अलग अलग कैनुला के कोडिंग के अनुसार उसका अलग अलग तरीके से उसका क्या नंबर होते हैं, उसकी कोडिंग के अनुसार उनकी साइज होती है। और ये जो साइज होती है कैनुला की, वो आपका डायमीटर का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा कि जितना छोटा जितनी छोटी साइज होती है या जितना कम साइज होती है उसका निडल का गोज होता है उतना ही बड़ा होता है। लेकिन जो साइज होती है आपकी वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके डायमीटर से। जो डायमीटर होता है कैनुला का और साइज का, यानी जितनी वो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब होता है कि ज्यादा छोटी साइज का अगर कैनुला है, जैसे मान लो कि 14 गॉज का कैनुला है, तो उसका जो आपका निडल का जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे लार्ज डायमीटर आपको देखने को मिलता है। तो यानी सबसे छोटी साइज उसका डायमीटर, जितनी ज्यादा छोटी साइज होगी डायमीटर उसका उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अगर कैनुला का गोज है वो आपका बड़ा है, यानी कि ज्यादा गोज की निडल लोगे या ज्यादा गोज का कैनुला लेते हो तो उसका जो डायमीटर होता है उतना ही कम होता चला जाता है। यानी कि ये साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब जब साइज इसकी बढ़ती है तो डायमीटर होता है वो कम होता चला जाता है, और जो छोटी साइज होती है, कम साइज का होता है, उसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है। तो इस संदर्भ में आपका फर्स्ट आता है कि अगर मैं स्टार्टिंग करें तो आपका 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 तक आपके कैनुला की साइज होती है। जो फर्स्ट साइज होती है वो आपकी होती है 14 गॉज, और 14 गॉज के जो कलर होता है वो आपका होता है ऑरेंज कलर से ये स्टार्ट होता है, 14 गॉज का होता है। तो ये आपका जो कैनुला दिखाई दे रहा है इसका जो गोज है वो आपका 14 गोज का है। ये देखिए, आपको दिखाने की मैं कोशिश करूं तो यहाँ पर गौर से देखिए 14 गोज का एक कैनुला है। साइज है इसकी आपकी ऑरेंज कलर की साइज होती है। अब इसके पार्ट्स के बारे में डील करते हैं, लेकिन उससे पहले अपन साइज के अकॉर्डिंग इनका कलर कोडिंग तो देखते चलते हैं। ये आपका 14 गॉज का हो गया जिसका ऑरेंज कलर की इसकी साइज होती है। इसके बाद में आता है आपका 16 गॉज का, और 16 गॉज का जो निडल होता है या 16 गॉज का जो कैनुला होता है उसकी साइज होती है
16 गॉज और उसका कलर होता है ग्रे कलर का होता है। अगर ऐसा कोई कलर आपको देखने को मिलता है प्रैक्टिकल में, यानी कि जब भी डेली उस पेपर लेता है तो उसमें आपको प्रैक्टिकली पोर्शन भी देता है और इमेज के तौर पर पूछ लेता है कोई भी कलर का कैनुला दिखा करके कि इसकी गॉज की साइज क्या है, या फिर आपको साइज दे करके पूछ लेता है कि कौन सा कलर होगा, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये साबित होने जाएगा। तो ये आपका जो ग्रे कलर होता है और ये ग्रे कलर का होता है 16 गॉज की इसका साइज होता है। इसमें कैनुला की नीडल का जो साइज होता है 16 गॉज का होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 16 गॉज का कैनुला आपको नजर आएगा। तो जो ग्रे कलर का होता है 16 गॉज का होता है। उसके बाद में आता है ग्रे, और उसके बाद में एक और कैनुला आता है जो होता है आपका व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर का कैनुला होता है उसका गॉज की जो निडल होता है उसकी साइज होती है आपकी 17 गॉज, और 17 गॉज का होगा 17 नंबर का होता है या 17 नंबर का होता है। उसके बाद में जो आपका नंबर आता है वो 18 गॉज की नीडल आएगी। ये 80 गॉज का नीडल का साइज होगा, या 80 गॉज का जो कैनुला होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और 18 गॉज का होता है ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ग्रीन कलर का अगर कैनुला है उसका साइज होगी वो 18 गॉज की होती है। उसके बाद में चलते हैं 18 के बाद में आपका जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो आता है आपका पिंक कलर का कैनुला। और पिंक कलर का जो कैनुला होता है उसके निडल की या गॉज की जो साइज होती है वो आपकी होती है 20 गॉज का निडल होता है इसमें, यानी जो पिंक कलर का होगा पिंक कलर में 20 गॉज की निडल साइज होती है। उसके बाद में चलते हैं आपका 22, और 22 आता है 22, और 22 में जो कलर कोडिंग होती है वो ब्लू कलर की होती है। 22 का जो गॉज का निडल होगा उसकी 22 होगा और उसका कलर होगा वो ब्लू कलर का, या आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। उसके बाद में 14 और 24 जो कि पीडिया में यूज किया जाता है आपका मेनली आपके इन्फेंट्स में और पीडियाट्रिक में, जिसका मेनली कॉमनली यूज करते हैं न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न और आपके जो बच्चे होते हैं छोटे नियोनेट उनमें मेनली यूज किया जाता है 24 एंड 26 गॉज का इसका निडल का साइज यूज करते हैं। तो इसमें हो गया आपका ये 24 आपका येलो कलर का होता है, 24 गॉज का निडल होगा। इसके बाद में चलते हैं ये आपका 26, और 26 होता है वो पर्पल कलर का होता है 26 गॉज का, जिसका कि सबसे कम डायमीटर होता है। सबसे कम डायमीटर होगा वो आपका पर्पल कलर का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डायमीटर की मैं बात करूं तो आपका होता है 14 गॉज का। और 14 गॉज जिसका कि आपका ऑरेंज कलर होता है उसका सबसे ज्यादा डायमीटर होता है, लेकिन सबसे बड़ी साइज की बात करूं तो पर्पल की होती है, लेकिन डायमीटर इसका सबसे कम होता है क्योंकि साइज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के। तो ये आपने देख लिया कि साइज के अकॉर्डिंग इनका कलर क्या क्या होता है। अब कल के बारे में, आज पार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से डील कर लेते हैं कि आपके कैनुलास हैं और कैनुला के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो कैनुला के पार्ट को डील करने के लिए सबसे पहले हम एक कैनुलास को ओपन करते हैं, और कैनुला को ओपन करने के बाद में कुछ कैनुला इस तरीके का दिखाई देता है, या मेडिकेट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए, गौर से इसको देखिए, ये आपका कैनुला नजर आ रहा है, ये आपका पूरा है, इसे पूरा कैथेटर, आईवी कैथेटर या आईवी कैनुला या फिर आपके आईवी मेडिकेट से नाम से जाना जाता है। ऑरेंज कलर का है ये, इसकी जो साइज होती है 14 गॉज की होती है। सबसे ज्यादा डायमीटर का होता है, यानी कि जो लार्ज डायमीटर होता है इसी का होता है 14 गॉज का होता है। लेकिन सबसे कम साइज की बात करूं तो 14 गॉज की होगी। सबसे ज्यादा डायमीटर भी आपका 14 गॉज का ही देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम पार्ट का डिस्क्रिप्शन करते हैं। सबसे पहले ये प्लास्टिक की इसके कैप होती है। इसको जब भी अपन आप कैनुलाइजेशन करते हैं तो कैनुलाइजेशन करने से पहले आपको स्किन को क्लीन करना होता है, और क्लीन करने से करते हैं तो जब भी आप अपन, ये मान लो मेरी वेन थी और अब वेन को मेरे को यहाँ पर कैनुलाइजेशन करना है तो उससे पहले अब यहाँ की क्लीनिंग करनी होती है। और जब भी अपन कैनुलाइजेशन करते हैं तो पेरिफेरी डिस्टल से लेकर के आप पेरिफेरी ऊपर की साइड में प्रॉक्सिमल से डिस्टल की साइड जाते हैं, यानी कि जो दूर वाले हिस्से से
जो आपका डिस्टल पार्ट था, डिस्टल पार्ट से प्रॉक्सिमल पार्ट की तरफ यानी नीचे से ऊपर की साइड बढ़ते हैं। कभी भी आप ये नहीं कि सबसे पहले ही अपन ने कैनुला यहाँ ठोक दिया, तो उसका मतलब नहीं होता है। जो नीचे वाली वेन्स होती है वो आपकी इंजर्ड हो सकती है और उनमें बाद में अगर यहाँ से आपका फेल हो गया तो इसके बाद यहाँ लगाने में आपका आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले डिस्टल पार्ट को से कैनुलाइजेशन स्टार्ट करना होता है और ऊपर की साइड में फिर बढ़ना होता है। तो इसी के साथ ऐसे के तैसे आपको करना जाना है। इसके बाद जब भी आप वेन को पंक्चर करते हैं तो वेन की क्लीनिंग, उससे पहले आपको स्किन को क्लीन करते हैं। अब आपको अल्कोहल स्वैब से आपको स्किन की क्लीनिंग करनी होती है और जब भी आप अल्कोहल स्वैब से इसकी क्लीनिंग करते हैं तो ये नहीं कि इधर कौन पूंछ पाछ के आपने फेंक दिया, ऐसा नहीं करना होता है क्योंकि ये क्रॉस इन्फेक्शन था। यहां से आपने लिया, आप इधर लेके चले गए, फिर वापस इधर ले आए तो कोई मतलब नहीं निकला आपकी क्लीनिंग का। तो जब भी आप क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग आपको डायरेक्शन, आपको सर्कुलर डायरेक्शन में उसको क्लीन करना होता है। इनर टू आउटर उसकी क्लीनिंग करते हैं, यानी कि जब भी आप क्लीन करोगे तो मान लो मेरे को यहाँ पे वेन थी और यहां से अगर मेरे को कैनुला स्टार्ट करना है तो यहां से पहले उसको क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। इनर टू आउटर जाएंगे, इनर टू आउटर जाएंगे, इनर टू आउटर जाएंगे और ऐसे में इसकी क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं कि आपको इनर से लेकर के आउटर उसकी क्लीनिंग करते हुए जाना होता है ताकि आपका जो यहाँ से इन्फेक्शन था वो वहां से क्लीन होते 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 आपके पेरिफेरी में जाएगा और उसको फिर आपको डिस्कार्ड कर देना होता है उस कॉटन को। और कॉटन को डिस्कार्ड किया जाता है आपके येलो कलर के बिन में। तो ये आपको सेंटर टू पेरिफेरी आपकी क्लीनिंग करनी होती है, सेंटर से लेकर के पेरिफेरी में क्लीनिंग करती होती है। और क्लीनिंग करते हैं वो आपका लेस्ट कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया की तरफ जाया जाता है, या आपका मोर क्लीन एरिया टू लेस क्लीन एरिया की तरफ आपको क्लीनिंग करनी होती है, या कहूं कि इनर टू आउटर आपको क्लीनिंग करनी होती है। जब भी आप कैनुलाइजेशन करते हैं तो इनर टू आउटर उसकी क्लीनिंग करते हैं। लेकिन अगर आपका इन्फेक्टेड वुंड होता है तो उसमें क्लीनिंग की डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि इन्फेक्टेड वुंड होता है उसमें अंदर से वुंड की साइड से उसमें ज्यादा इन्फेक्शन होता है या ज्यादा इन्फेक्टेड होता है। तो अपन को जब भी क्लीनिंग करनी है हमेशा एक प्रिंसिपल याद रखना है कि आपको लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की साइड में आपको क्लीनिंग करनी है, या मैं कहूं कि आपको क्लीनिंग करनी होती है वो लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड या मोर क्लीन टू लेस क्लीन एरिया की तरफ आपको क्लीनिंग करनी होगी। तो इसी के साथ में जैसे ही अपन क्लीनिंग करेंगे अंदर से बाहर लेके जाते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड वुंड में आपको, क्योंकि अंदर वाला जो वुंड होता है इन्फेक्टेड वुंड होता है वो ज्यादा कंटामिनेटेड होता है, इसलिए आपको क्लीनिंग करनी होती है। वो आउटर टू इनर जाएंगे, जब आउटर टू इनर जाएंगे और वहां पर इनर जाने के बाद उसको कॉटन को या स्वैब को अपन को डिस्कार्ड करना होता है। तो इसी तरीके से आपको लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड और मोर क्लीन टू लेस क्लीन एरिया की तरफ आपको हमेशा क्लीनिंग करनी होती है। इसमें यह प्रिंसिपल आपका कभी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन जरूर इनकी चेंज हो सकती है। क्लीन एरिया और नॉन क्लीन या कंटामिनेटेड और मोर कंटामिनेटेड एरिया के हिसाब से अलग अलग वुंड्स की और जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस प्रिंसिपल को कि आपको लेस से मोर कंटामिनेटेड की तरफ आपको जाना होता है। तो ये आपके पार्ट्स के बारे में अपन डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो इसको कैनुलाइजेशन करते हैं, तो कैनुलाइजेशन करने से पहले आपको इसकी कैप को रिमूव करना पड़ता है। और जब आप कैप को रिमूव करेंगे, अब जब आप इसको कैप होती है, इस कैप को जब भी आप रिमूव करेंगे तो इसमें से आपका जो शार्प पार्ट था और शार्प पार्ट में आपकी जो टिप थी कैथेटर की जो टिप थी जिसे आपने निडिल कहा था, और कैथेटर की टिप जिसको कि आपने निडिल कहा था, वो शार्प पार्ट आपका यहां से देखने को मिलेगा। ये आपकी देखिए, ये जैसे ही मैंने प्लास्टिक की कैप थी, इस प्लास्टिक की कैप को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको ये शार्प, जो कि आपने कल देखा था कि शार्प वाला जो आगे का स्टील का जो निडिल था या कैथेटर का जो आगे का पार्ट होता है शार्प वाला, उसे हम निडिल के नाम से जानते हैं। और जो निडिल वाला ये आपका सबसे लार्ज गोज का निडिल होता है। और इस निडिल को जब भी अपन इंसर्ट करते हैं
तो इससे जो फ्लो रेट होगी पर मिनट वो 270 ml पर मिनट आप इसमें फ्लो रेट दे सकते हैं। यानी 1 मिनट में आप 270 ml इससे फ्लूइड रन कर सकता है आपकी वेन्स में अंदर। तो उसका जो फ्लो रेट होता है 270 ml पर मिनट होता है। सबसे लार्ज डायमीटर होता है। जब भी आपने इस पार्ट को ओपन किया, ओपन करने के बाद कैप को हटाते ही यहां से आपकी जो निडल थी यह आपकी निडल निकलती है। और निडल जो आपका ये टिप वाला पोर्शन है निडल के नाम से जाना जाएगा, बहुत शार्प होता है। जो कि आपकी जैसे मान लो ये मेरी वेन है, अब मेरी वेन को जब भी मैं इसको कैनुलाइजेशन करूंगा, कैनुला को इस तरीके से आपको पकड़ना होता है। और जब भी आप कैनुला को इस तरीके से पकड़ते हैं यहां से इंजेक्शन कैप पोर्ट से, और यहां से पकड़ करके आपको वेन में आपको 15 से 25 डिग्री के एंगल पे इसको डालना होता है। और 15 से 25 डिग्री के एंगल पे जब आप डालते हो तो यह आपकी वेन को पेनिट्रेट करके बिल्कुल सीधा चला जाएगा। और जैसे ही इसने वेन को पेनिट्रेट करेगा, आपके जो ल्यूवर लॉक प्लग था, लास्ट वाला जो आपका प्लग था ल्यूवर लॉक प्लग, इसमें यहां पर आपको फ्लैशबैक चैम्बर होगा। ये आपका फ्लैशबैक जैसे ही इसने वेन को पंक्चर किया, वेन को पंक्चर करते ही तुरंत यहां पर आपका ब्लड आता है। और ब्लीडिंग अगर आपको देखने को मिलती है तो आपका अंदाजा होना चाहिए कि ये आपकी वेन को पंक्चर कर लिया है। अब जैसे ही ये वेन को पंक्चर करेगा, अपन के जो निडल ग्रिप होती है, निडल ग्रिप को पकड़ करके थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं। जब निडल ग्रिप को अपन ने पकड़ करके बैक किया तो जो आपका शार्प वाला जो निडल का पोर्शन था वो आपके जो प्लास्टिक वाला कैथेटर था, ये प्लास्टिक वाला जो आपके अंदर रिमेनिंग रहता है, जब ये निकाल लेते हैं तो उसके बाद जब भी अपन ने इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, ताकि अब बैक करने से क्या होगा, ये इसकी जो टिप थी वो अंदर चली गई और प्लास्टिक वाला बाहर रह गया। तो प्लास्टिक वाला क्या करेगा, इसको अंदर जाकर के ये वेन को पंक्चर नहीं कर सकता है। जब भी अब आपको इसको आगे तक इंसर्ट करोगे, जब तक यहां तक पूरा इंसर्ट करते हैं तो ये आपको क्या करेगा, वेन को पंक्चर करके अब बाहर नहीं जा सकता है, केवल वन वे वाल्व की तरह काम करेगा। एक बार अंदर चला गया, आपने इसको बैक कर लिया तो अब इसमें यह आपकी प्लास्टिक की होती है और प्लास्टिक होती है वो वेन को पंक्चर करके बाहर नहीं जा सकती। तो इसके पार्ट्स में सबसे पहले टिप आ गया, जो टिप में क्या था, निडल के नाम से जानते हैं। ये वाला पोर्शन होता है यहां से यहां तक का, इस पोर्शन को कहते हैं आपके कैथेटर के नाम से जाना जाता है। कैथेटर के बाद में जहां से ये कैथेटर और कैथेटर जहां से यहां पर जो यहां से डायमीटर मोर डायमीटर वाला हिस्सा आने लगता है, इसे आपका बुशिंग के नाम से जानते हैं। बुशिंग के बाद में जहां से ये कनेक्ट होता है विंग्स, ये जो तितली जैसे पंखुड़ी, तो तितली जैसी पंखुड़ियां नजर आती है और इस तितली जैसी पंखुड़ी को नाम दिया गया है आपका कैथेटर विंग्स के नाम से जानते हैं या विंग्स हब के नाम से जानते हैं, जो कि आपको फिक्स करने में आपको मदद करेगा। जब भी आप कैनुलाइजेशन करोगे तो इसको यहां से ऐसे करके डायनाप्लास्ट से या आपकी किसी भी तरीके से इसको यहां पर ऐसे फिक्स किया जा सकता है। माइक्रोपोर से कर सकते हैं या फिर आपका डायनाप्लास्ट से इसको फिक्सिंग के काम में आता है। तो ये जो तितलियां की पंखुड़ियां हैं, तितली की पंखुड़ी को विंग्स के नाम से जानते हैं। और जहां पर ये अटैच होता है इंजेक्शन पोर्ट कैप, और ये तो इसको नाम दिया जाता है आपका वाल्व होता है, ये आपका वाल्व हो गया। इसके बाद में एक आपको देखने को मिलता है इसी में इंजेक्शन पोर्ट कैप, और इंजेक्शन पोर्ट कैप का मतलब होता है ये आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, इसमें कैपिंग होती है इंजेक्शन पोर्ट कैप। अब आपको इंजेक्शन पोर्ट कैप का यूज होता है कि जब भी आपने इधर से मान लो आपने कोई लाइन अटैच कर रखी है, आईवी फ्लूइड जा रहा है या आइनोट्रोप जा रहा है या कोई मेडिसिन जा रही है, और आपको एक और लाइन की अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप इस लाइन को बिना हटाए यहां से आपने इसको ओपन कर लिया और इसमें एक वन वे वाल्व होता है। जब भी आप इसमें सिरिंज इंसर्ट करते हो तो सिरिंज इंसर्ट करने के बाद में क्या होगा, इसमें प्रेशर से जब भी प्रेशर दोगे मेडिसिन आगे की साइड चली जाएगी, लेकिन वन वे वाल्व पाया जाता है जो आपकी वो वापस से मेडिसिन के बैक फ्लो को, यानी कि उसका जो पीछे की साइड बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करता है। वन वे वाल्व का काम होता है कि वो पीछे से उसका जो लीकेज होता है उसको प्रिवेंट कर देता है, और जब भी यूज ना हो वापस से हम इसको क्लोज करके रख सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं यह आपका
पोर्शन होता है जहां से अपन जब भी आपको कैनुलाइजेशन करते हैं, वेन में एंटर करते ही आपको इसको हटाना पड़ता है, और वेन में हटाने के बाद ये आपका जहां से इसको कनेक्ट किया जाता है, दो पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स में एक पार्ट में जिसमें आपकी निडल रहती है और ये शार्प होती है, बहुत मजबूत निडल होती है। ये जैसे जैसे इसका डायमीटर बढ़ता चला जाएगा, वो सॉरी डायमीटर इसका कम होता चला जाएगा, गोज की निडल बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका डायमीटर कम होगा। और जब कम डायमीटर होता है तो ये होती है वो भी आपकी लचीली और नुकी लचीली होती जाती है, कम सॉफ्ट रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़े होते हैं इसकी देखिए बहुत ज्यादा टाइट जो सुई आती है, बड़ी वाली चप्पलें सिलने वाली, या आपकी जो मोची के पास जो सुई होती है, कुछ इसी तरीके की ये आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बाद में आपका ये होता है, और इस पार्ट को कहा जाता है ल्यूवर कनेक्टर के नाम से जानते हैं। जो ये पार्ट होता है प्लास्टिक वाला, इंजेक्शन पोर्ट के बाद में होता है। इस पार्ट को अपन जानते हैं कि ये वाला पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट को नाम दिया जाता है आपका ल्यूवर कनेक्टर के नाम से, इस पार्ट को जानते हैं। इसके बाद में चलते हैं ये, और ये पोर्शन होता है आपका निडल ग्रिप होता है। जब भी आपने वेन में इंसर्ट किया, जैसे ही बैक फ्लो आता है फ्लैशबैक चैम्बर में आएगा, और ब्लैक फ्लो आने के बाद इसको आपको निडल ग्रिप से पकड़ करके थोड़ा सा पीछे करना होता है ताकि वो वापस से वेन को पंक्चर करके आउट ना हो जाए। तो जहां से अपन पकड़ते हैं ये वाला पोर्शन होता है, और इस वाले पोर्शन को निडल ग्रिप के नाम से जाना जाता है। जहां से अपन पकड़ करके इस निडल को वापस से बैक करते हैं, निडल ग्रिप के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में आता है आपका फ्लैशबैक चैम्बर, और फ्लैशबैक चैम्बर होगा। फ्लैशबैक चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पर जब भी वेन में पंक्चर करेगा, ब्लड आपको यहाँ पे नजर आएगा, मतलब आपने वेन को पेनिट्रेट कर दिया है। तो जैसे ही वेन में एंटर करती है यहाँ पर ब्लड देखने को मिलेगा, और ब्लड देखने को मिलता है, यहाँ पर ब्लड देखते ही आपको पता अंदाजा हो जाता है कि वेन में चला गया है। इसको आपको निडल ग्रिप से पकड़ करके थोड़ा सा बैक कर लेंगे। उसके बाद में लास्ट पे जो है कैप दिख रही है आपको, और जो ये कैप होती है, इस कैप को या यहाँ के जो पॉइंट होता है उसे ल्यूवर लॉक प्लग के नाम से जाना जाता है। यह आपकी जब भी निडल जाएगी वेन में जाएगी तो ब्लड प्रेशर से आएगा, और ब्लड के यहाँ से क्या होने के चांसेस होते हैं, यहाँ से जैसे ही ब्लड आपने इधर से खुला है तो ब्लड होगा वो इधर से निकल करके बाहर चला जाएगा, और जैसे ही ब्लड बाहर आएगा तो ब्लड का जो बाहर लीकेज होता है, और लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए ल्यूवर लॉक प्लग आता है, वो आपका काम में लिया जाता है ल्यूवर लॉक प्लग। और यहाँ पर आपको ये कैप देखने को मिलती है जो कि आपके बैक फ्लो आता है उसको प्रिवेंट करती है, ब्लीडिंग के लॉस को या हेमरेज के लॉस को प्रिवेंट करने का काम करती है। ये हो गया आपका कैनुला का पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो कि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन से और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन चार्ट बना करके इस कैनुला के बारे में डील कर लेते हैं कि कैनुला की साइज कितने की होती है। उसके अकॉर्डिंग आपका कलर एक साथ देखने को मिल जाएगा, उसका डायमीटर कितना होगा, उसकी जो लेंथ होती है एमएम में वो कितनी होती है, और उसकी जो फ्लो रेट होती है पर मिनट फ्लो रेट आपको कितनी देखने को मिलेगी, और उसका यूज कहां पर कर सकते हैं। तो इन सभी का अपन बोर्ड पर पे एक चार्ट की मदद से या फ्लो चार्ट बना करके डील कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ पर कि सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अपन पार्ट्स के बारे में डील करते हैं कि कितना इसका किसका साइज होता है, और साइज के अकॉर्डिंग इसका कलर, फ्लो रेट क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी। लेंथ होती है वो आपकी एमएम में आपको देखने को मिलेगी, फ्लो रेट होगी वो एमएल पर मिनट, यानी कि आप इस कैनुला के माध्यम से कौन से कैनुला कितनी साइज के अनुसार आप कितना ml पर मिनट उसमें आप इन्फ्यूज कर सकते हैं, और इसमें पर्पस या उसका यूज आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो गोज आता है वो आपका 14 गोज होता है। 14 के बाद में आपको 16 गोज का निडल देखने को मिलेगा। 16 के बाद में आता है आपका 17, 18, 18 गोज, 20 गोज, 22 गोज, 24 गोज एंड 26 गोज। ये आपको कैनुला की जो निडल साइज होती है या आपका
कैनुला का जो गोज का साइज होता है वो 14 से स्टार्ट होकर के 26 गोज तक होती है। 14 होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा सॉरी जो 14 गोज होता है इसका डायमीटर सबसे बड़ा होता है, जबकि 26 गोज का जो कैनुला होता है उसका डायमीटर सबसे कम देखने को मिलेगा। कलर की मैं बात करूं तो 14 नंबर का जो कैनुला होता है उसका कलर आपका होता है ऑरेंज, जो कि आपने अच्छी तरीके से वीडियो में देख लिया है। 16 नंबर का होता है ग्रे कलर का होगा। 17 नंबर का होता है आपका व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। 18 नंबर का होता है ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। 20 नंबर का आपका जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पिंक कलर का होता है। 22 होता है वो ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। 24 आपका येलो कलर का होता है और जो 26 होता है वो आपका पर्पल और वायलेट कलर का देखने को मिलेगा। तो कलर के अनुसार आपका 14 का होता है ऑरेंज कलर का, 16 का होता है ग्रे कलर का, 17 का होता है व्हाइट कलर का, 18 का ग्रीन कलर का होता है, 20 का होता है पिंक कलर का होता है, 22 होता है ब्लू का होता है, 24 होता है येलो कलर का होगा एंड 26 होता है वो पर्पल कलर का। ये आपके कलर देखने को मिलेंगे। अब इसकी लेंथ क्या होती है, जो आपकी जो लेंथ होती है निडल की उसकी जो लेंथ होगी वो mm में होती है और उनकी लेंथ होती है ऊपर के जो 14, 16, 17, 18 होती है और इनकी सबकी जो लेंथ होती है वो आपकी 45 mm 45 mm की इसकी जो लेंथ होगी mm में होगी और 45 ऊपर के जो चार होते हैं 14, 16, 17, 18 इनकी लेंथ होती है वो आपकी 45 mm चारों की आपको 45 mm की देखने को मिलती है। जो लेंथ होगी वो सबकी 14, 16, 17 और 18 की होती है। ये आपको 45 mm की देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो लेंथ आती है पिंक कलर की होगी वो 32, ब्लू कलर की होती है वो 25 और जो येलो और वायलेट कलर की जो लेंथ होती है इनकी दोनों की 19 mm की आपको लेंथ देखने को मिलेगी। तो जो ऊपर के चार कैनुला होते हैं आपके 16, 17, 18 और 14, 16, 17, 18 इनकी जो लेंथ होती है 45 mm की होती है चारों की। उसके बाद में पिंक कलर की 32 mm की लेंथ होगी। आपका ब्लू कलर होगा 22 नंबर का, उसकी 25 mm की लेंथ होती है। जबकि आपका येलो वायलेट होता है जो कि 24 और 26 नंबर के होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है 19 mm आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में फ्लो रेट की बात आती है और फ्लो रेट की स्टार्ट होती है ऑरेंज कलर के से सबसे ज्यादा आप फ्लो दे सकते हैं। 1 मिनट में आप 270 और ml पर मिनट के हिसाब से आप फ्लो दे सकते हैं, यानी कि 1 मिनट में आप 270 ml इससे ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रे आता है, ग्रे होता है 16 नंबर का, उससे आप 200 ml पर मिनट दे सकते हो, 200 ml पर मिनट दे सकते हैं। उसके बाद में 17 नंबर आता है और 17 नंबर से आप 140 ml पर मिनट दे सकते हैं। 140 और 140 के बाद में 85 दे सकते हैं। 33, 18 और 10 ml पर मिनट के हिसाब से आप फ्लो दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए आप सबसे ज्यादा फ्लो रेट दे सकते हैं आपकी ऑरेंज कलर से, जो कि सबसे ज्यादा डायमीटर का होगा और 1 मिनट में आप 270 ml उसमें ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। जबकि पर्पल कलर होगा, पर्पल कलर में आप 10 ml पर मिनट के हिसाब से आप इसमें ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप 270 कर सकते हैं, कम से कम आप 210 ml पर मिनट के हिसाब से आप इसका फ्लो रेट होगा। तो 14 गोज का होता है उसका 270 ml पर मिनट होता है। 16 गोज की होती है उसकी 200 ml पर मिनट के हिसाब से होगा। व्हाइट कलर का होता है 17 नंबर का और 140 ml पर मिनट कर सकते हैं। ग्रीन कलर का 85 ml पर मिनट के हिसाब से आप इसमें ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। पिंक कलर का होता है 20 नंबर का, जिसकी 32 mm लेंथ होती है और 55 ml पर मिनट के हिसाब से ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। 22 नंबर का होता है ब्लू कलर का होता है, 25 mm इसकी लेंथ होती है
और इसमें 33 ml पर मिनट के हिसाब से आप इन्फ्यूजन कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। येलो कलर होता है, 24 नंबर का होता है, 19 mm इसकी लेंथ होती है और इसमें 18 ml पर मिनट के हिसाब से आप इसमें ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। जबकि 26 होता है, पर्पल कलर का होगा, 19 mm की लेंथ होगी और 10 ml पर मिनट के हिसाब से आप इसमें ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। जबकि अभी इनका पर्पस देखिए, 14, 16 और 17 इन तीनों का जो कॉमनली पर्पस होता है वो इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं। कि अगर कोई पर्सन था, एडल्ट पर्सन है और वो इमरजेंसी सिचुएशंस में या इमरजेंसी में आपके पास में आता है और उसको इमरजेंसी में फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फ्लूइड मेनली जो कॉमनली ज्यादा से ज्यादा शौक में है, और शौक में है तो पर्सन को आपको ज्यादा से ज्यादा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको उसको रिसर्चिटेट करने के लिए उसका फ्लूइड रिसर्चिटेशन किया जाता है। और फ्लूइड रिसर्चिटेशन करने के लिए आप इसमें इमरजेंसी यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी में कोई फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना है, कोई पर्सन शौक में है या किसी पर्सन को आपका एक्सीडेंटली इंजरी हुई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से उसमें हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल रहा है क्योंकि उसका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, उसको हेमरेज की वजह से ब्लीडिंग लॉस हुआ है, तो उसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जा चुका है क्योंकि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक था। तो उसको वापस से रिसर्चिटेट करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आपको फ्लूइड देने की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में आप ज्यादा से ज्यादा यानी सबसे बड़े डायमीटर वाले कैनुलास का यूज कर सकते हैं और उसमें 14, 16 और 17 का आप इमरजेंसी फ्लूइड रिसर्चिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रीन कलर आता है। ग्रीन कलर का जो कॉमनली यूज किया जाता है वो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है, तो आपका 18 mm का या 18 गोज का निडल होगा जो कि यूज किया जाएगा। पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होगा वो कॉमनली आपका लिपिड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो कॉमनली यूज किया जाता है। लिपिड और फैट ट्रांसफ्यूजन के लिए जो कॉमनली यूज करते हैं वो आपका पिंक कलर का होता है। ब्लू कलर का जो नॉर्मली आपका फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, नॉर्मली अगर आपको फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना है नॉर्मल पर्सन में तो आप उसमें 22 गोज का यानी 22 गोज का निडल या कैथेटर यूज कर सकते हैं फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए। जबकि आपका जो 24 और 26 होता है यह आपका पीडियाट्रिक यूज किया जाता है। अगर पीडियाट्रिक में, क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चों में जो वेन्स होती है बिल्कुल पतली होती है, बारीक होती है, छोटी होती है, इस वजह से आप उसमें 14 गोज का निडल तो है नहीं कि ये नहीं कि बच्चा कोई प्री टर्म हुआ है और प्री टर्म होते हैं या टर्म या नियोनेट या इन्फेंट है तो पीडियाट्रिक एज में आपको सबसे कॉमनली आपको यूज करते हैं और सूटेबल होता है वो येलो और पर्पल कलर के होते हैं जो कि आपको पीडियाट्रिक यूज में इनको किया जाता है। और सबसे बेस्ट साइट होती है न्यूबॉर्न की, वो आपकी अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल वेन में आपको उसको अम्बिलिकल वेन में सबसे पहले आप कैनुलाइजेशन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट प्रीफर साइट होती है। इन्फेंट की पूछा जाए तो आपकी जो स्काल्प वेन होती है वो सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है। जबकि पूछा जाए कि आपकी अडल्ट में, तो अडल्ट में आपकी फोर आर्म की जो वेन्स होती है वो मोस्ट कॉमन एंड प्रीफरेबल साइट होती है। तो इन साइट के बारे में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न में जो मोस्ट फेवरेबल साइट होती है कैनुलाइजेशन के लिए तो कौन सी होगी, तो आपकी अम्बिलिकल वेन होगी। इन्फेंट में होगी तो इन्फेंट में आपकी स्काल्प वेन होती है जो कि मोस्टली प्रोमिनेंट होती है, स्काल्प वेन, वहां पर आप कैनुलाइजेशन कर सकते हैं। अडल्ट में पूछा जाए तो अडल्ट में आपकी जो वेन्स होती है फोर आर्म की उनको यूज किया जाता है। तो इसी के साथ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जानदार शानदार जिंदाबाद वाला टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है। पार्ट्स ऑफ कैनुला के बारे में आपने अच्छी तरीके से डील कर लिया है। इसके बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से आपको रिवाइव कर लेना है। अच्छी तरीके से आपने इस टॉपिक को समझा है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन की सूचना तुरंत मिल जाए और आप उसको कनेक्ट करके आप अपनी तैयारी जोर शोर से जारी रख सकते हैं। इस बार आपको अच्छी तरीके से नॉर्थ सेट की और आने वाले अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उनकी भरपूर अच्छे दिल से, अच्छे मोटिवेशन के साथ और अपनी दृढ़ निश्चयता के साथ, अपनी कठोर परिश्रम के साथ अपने मेहनत करते जाना है। सफलता के लिए आप प्रयास जरूर करिए, सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। इसी के लिए आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।